बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ के एक ऐसे बच्चे का पेपर जो मैथ के पेपर में पूरे 75/75 मार्क्स हासिल करता है, या ऐसे बच्चे जो बोर्ड के पेपर में टॉप करते हैं वो मैथ का पेपर किस तरह अटैम्प्ट करते हैं कि इनके पेपर में मैथ में पूरे के पूरे 75/75 मार्क्स आते हैं। मुझसे अक्सर स्टूडेंट के मैसेज और कमेंट्स आते हैं कि सर हम सारे सवाल ठीक करके आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो मैथ के पेपर में है 70 से 74 की रेंज में है, किसी के बच्चे के भी 75/75 नहीं है। तो आप हमारे साथ कोई ऐसा सैंपल शेयर करें जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि 10th का जो मैथ का पेपर है इसको किस तरह अटैम्प्ट करना चाहिए कि हमें जो 10th क्लास मैथ के पेपर में पूरे 75/75 नंबर मिल जाएं। यहाँ पर मैं आपको एक बात डिस्कस कर दूँ कि 10th क्लास का जो मैथ का पेपर है इसमें आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बिल्कुल मैटर नहीं करती है। आपका जो पेपर का अटैम्प्ट करने का तरीका, आप जो स्टेप बाय स्टेप पेपर करते हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि किस तरीके से आप पेपर करके मैथ के पेपर में पूरे 75 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आज एक ऐसे बच्चे का पेपर आपके साथ शेयर करूंगा जिसके मैथ के पेपर में पूरे 75/75 मार्क्स हैं। वो 10th क्लास का मैथ का पेपर किस तरह सोल्व करता है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलता है 10th क्लास मैथ का, आपने उसके ऊपर सबसे पहले ऊपर लिखना होता है सेक्शन बी। ये आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वहाँ पर भी मैंशन होता है कि आपका ये वाला जो है सेक्शन बी है। उसके बाद सेक्शन बी का आपने जो वाला पार्ट यानी कि जिस पार्ट का आपने आंसर लिखना है उसको आपने यहाँ पर नंबरिंग के साथ मैंशन करना है। अगर पहला कर रहे हैं तो पहला करना है, तीसरा कर रहे हैं तो तीसरा करना है। जो भी क्वेश्चन आप सबसे पहला कर रहे हैं फिर आपने वो लिखना है। अगर आपने क्वेश्चन लिखना है तो ठीक है, ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, नीचे मार्कर के साथ हेडिंग दे दें सोल्यूशन की, और उसके बाद जो उसका सोल्यूशन है उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दें। सोल्यूशन को जब आपने सोल्व करना शुरू करना है तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि हर जो लाइन है उसके ऊपर, हर लाइन के ऊपर सिर्फ एक ही लाइन आपने लिखनी है। एक बात बच्चे ऐसे करते हैं कि ये वाली जो लाइन है इसके साथ ही दूसरी ये वाली लाइन भी शामिल कर देते हैं। पेपर की जो एक लाइन होती है उसके ऊपर आपने एक ही स्टेप करना है और हर चीज़ बाई स्टेप करनी है। जब आप स्टेप बाई स्टेप सवाल कर रहे हो तो उसके साथ आपने जो इक्वल का निशान है ये लाजमी लगाना होता है। अब देखिए जैसे ये आपका 10th क्लास मैथ का एक क्वेश्चन है, उसने इसको किस तरह सोल्व किया। सबसे पहले उसने क्वेश्चन लिखा है, फिर उसमें ए बी और सी की वैल्यू निकाली है, फिर उसने बताया कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, फार्मूला लिखा है, फार्मूले के बाद उसकी वैल्यूज़ लगाई हैं, वैल्यूज़ के बाद ये निकाला, फिर रियल रूट्स निकाले, फिर उसने लिखा कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है। फिर उसने पार्ट्स पर स्टेप बाई स्टेप किए हैं। अब देखें ये तकरीबन ये पूरा पेज है और इस पूरे पेज के ऊपर सिर्फ उसने एक शॉर्ट क्वेश्चन किया हुआ है 2 नंबर का। हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे जो है शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइनों में मुकम्मल कर देते हैं और बाद में फिर कह रहे होते हैं कि सर हमारे जो है वो पूरा नंबर ही नहीं आ रहा इसमें। इसके साथ ही आपके साथ एक और शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करता हूँ कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट किया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन का वो किस तरह सोल्व किया हुआ है। बिल्कुल ये वैसे ही आगे उसका ये पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ है, उसका फिर आगे सोल्यूशन के बाद ये वाला उसका जो क्वेश्चन है उसको लिखा है। जब भी आपने क्वेश्चन को करना है उसके बाद जो भी उसका फार्मूला, जो भी उसकी कंडीशन आप यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपने थोड़ा सा पहले उसको बता देना है कि मैं ये वाली कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ, या अगर आप कोई फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो आपने उस फार्मूले का थोड़ा सा बता देना है। फिर उसको आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। ऐसे नहीं करना है कि अंदर से आप कोई स्टेप जो है आप उसमें से मिस कर दें। आपने जो भी स्टेप करना है उसको स्टेप बाय स्टेप करना है। देखिए यहाँ पर उसने स्टेप बाय स्टेप ये सारे सवाल किए हुए हैं, हर चीज़ के बारे में उसने यहाँ पे बताया हुआ है। जब आप इस तरह से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं नहीं कहता कि जो चेकर है आपको उसमें से 2 में से 1 नंबर काटे या उसमें आपको 1.5 दे। जब आपने सारे सवाल स्टेप बाय स्टेप करना है। इसी का एक नीचे एक और पार्ट दिया हुआ है, तीसरा पार्ट जो दिया हुआ है बिल्कुल उसी तरह ही यहाँ पे उसका लिख देना, ये तीसरा पार्ट है। फिर उसका सोल्यूशन के बाद उसका क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा उसको आगे जो सिंपलीफाई करना होता है उसमें जो भी आपने स्टेप करना है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। अब मैं पूरी स्क्रीन दिखाता हूँ किस तरह उसने ये वाले 2 क्वेश्चन किए हैं। अगर आप बिल्कुल इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको इस जो क्वेश्चन के पूरे जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूरे 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसी का एक और पार्ट किया हुआ है, तीसरा ये उसका पेज है पेपर का। यहाँ पे देखें बिल्कुल उसने कैसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को ऐड किया है। जहाँ पे थोड़ा सा जो रफ वर्क होता है या कोई फार्मूला होता है उसको आपने साइड पे एक लाइन लगा के वहाँ पे मेंशन करना होता है। ऐसे लाइन लगा दी, जो फार्मूला या कोई रफ वर्क कर रहे हैं आपने क्वेश्चन के अंदर ही करना होता है। ऐसा नहीं करना होता कि जो रफ वर्क आप साइड पे करें या एंड पे करें। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ हुआ है तो बिल्कुल उसने जो फार्मूला उसको साइड पर एक लाइन लगा के वहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ पर जो फार्मूला क्लोज हो रहा है उसको मैंने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है और इसके मुताबिक ये वाला जो फार्मूला ये क्लोज हो गया। जब आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन उसमें पूरे नंबर आएंगे। और जब आप लास्ट पे एक्स की वैल्यू या कोई भी जो आपका क्वेश्चन होता है अगर आप उसका आंसर निकाल लें तो कोशिश किया करें जो आंसर होता है उसको आपने मार्कर के साथ बोल्ड कर दिया करें, मार्कर से लिख दिया करें। और जैसे ही आपका क्वेश्चन का पार्ट खत्म हो उसके नीचे एक लाइन लाजमी लगाया करें ताकि जो चेकर है उसको पता चल जाएगा यहाँ पे आपका ये वाला जो क्वेश्चन का पार्ट है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट एक और इसी का पार्ट देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन का ही, ये उसने आगे 4th पार्ट किया हुआ है। फिर उसी तरह बिल्कुल सोल्यूशन के बाद यहाँ पे
क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें जो चीज़ फाइंड करनी है पहले वो बताया हुआ है, फिर उसको आगे सिंपली स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। आप थोड़ा सा खुला खुला देखिए, कोई मैथ का पेपर होता है शॉर्ट है लेकिन उसमें शीट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा खुला करके अच्छी तरह लिखेंगे, हर लाइन पे एक स्टेप करेंगे, तो इससे एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। सवाल थोड़ा की लेंथ जो थोड़ी लंबी होती है और आपका जो इसमें गलती के चांस भी जो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। जैसे आपका लास्ट पे जो आंसर निकले उसको मार्कर से बोल्ड कर दिया करें और जैसे पार्ट खत्म हो उसके नीचे एक लाइन लगा दिया करें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसी का एक पार्ट किया हुआ है मैथ के पेपर का ही, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे पार्ट नंबर 5 किया है, उसी तरह इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ पे उसकी जो है क्वेश्चन लिखा है, फिर उसकी यहाँ पे जो वैल्यू निकाली हुई है, जो चीज़ फाइंड करनी है, जो चीज़ दी हुई है, गिवन डाटा सारा हर चीज़ वो लिखना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करने के बाद यहाँ तक आपका इसका जो क्वेश्चन है ये किया हुआ है। अब देखिए जब इतना क्वेश्चन आप शॉर्ट नंबर करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आपको जो पूरे हैं उस क्वेश्चन में पूरे 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसी का ये पार्ट किया हुआ है क्वेश्चन का, ये मज़ीद आगे सोल्व किया हुआ है, इसको स्टेप बाय स्टेप सारी वैल्यू निकाली हुई है। ये आपका जो पेपर में सवाल आता है इस एक्सरसाइज में ये पूरा 4 नंबर का सवाल आता है, यानी कि ये वाला आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन होता है। अब अगर आप ये मुकम्मल देखें तो ये यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हुआ है, ये सारा इसमें पेज लिखा गया है लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो पेज है इसको ये सारा लिखा गया है एंड तक, ये सारा अभी वही क्वेश्चन चल रहा है जो पीछे शुरू हुआ है। इसके बाद ये पेज नंबर 6 के बाद ये पेज नंबर 7 देख लें, यहाँ पे जाके ये पेज ख़त्म हुआ है, यानी कि कम से कम अगर हम देखें तो ये 2.5 पेज का उसने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है, फिर जाके उसको जो इसके पूरे इंशाअल्लाह 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो आप भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप खुला खुला करके लिखा करें, इससे ये होता है कि आपका गलती के चांस कम होते हैं और पूरे नंबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद नीचे नेक्स्ट ये एक शॉर्ट क्वेश्चन किया हुआ है, बिल्कुल छोटा सा, इसकी एक जो डायग्राम है वेन डायग्राम 1-to-1 फंक्शन की बताइए कि ये फंक्शन कौन सा, सॉरी वेन डायग्राम नहीं है, फंक्शन का ये सवाल है आपका चैप्टर नंबर 5 का, उसके बारे में ये थोड़ा सा बताया हुआ है कौन सा फंक्शन है, उसकी आगे डोमेन रेंज उसके जो पेयर्स बनाए हुए हैं सारे वो लिखे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन किया हुआ है आपका जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है, ये वहाँ पे उसने बताया हुआ है कि पी हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है और उसको यहाँ तक हल किया हुआ है। देखिए जब आप इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको उसमें से पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक और मजीद शॉर्ट क्वेश्चन किया हुआ आपका चैप्टर नंबर जो 7 है, जिसमें थीटा फाइंड करना होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस होता है। यहाँ पे उसने यहाँ पे फिगर भी बना दिया ताकि मजीद क्लियर हो जाए। जब आप इस तरह की फिगर बनाते हैं, मिसालें लिखते हैं, आंसर को बोल्ड करते हैं, क्वेश्चन खत्म होने के बाद लाइन लगाते हैं, तो इंशाअल्लाह आपको उसके जो पूरे नंबर जो होते हैं वो 2 लाजमी मिलते हैं। ये लाइन लाजमी लगाया करें ताकि चेकर को पता चले कि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया और इसके बाद नेक्स्ट शुरू हो गया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ये एक और क्वेश्चन है, ये भी उसी चैप्टर नंबर 7 में से, यहाँ पे भी उसने थीटा ही निकाला हुआ है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे उसकी फिगर बना के, फिगर बनाने से आपने जब भी फिगर बनानी है थ्योरम में या किसी सवाल में या जब आप कोई डेफिनेशन लिखते हैं उसकी कोई फिगर बनाते हैं तो उसमें आपने कोशिश करनी होती है कि आपने जब भी फिगर बनानी है उसको लेड पेंसिल के साथ बनानी है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका चैप्टर नंबर जो 6 है उसका किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो टेबल बनाना है ये आप लेड पेंसिल के साथ भी बना सकते हैं और इस टेबल को आप जो है मार्कर या पॉइंटर के साथ भी बना सकते हैं। फिर उसको यहाँ पे उसने स्टेप बाय स्टेप सारे किए हुए हैं। कोशिश किया करें कि मैथ के पेपर में आप बिल्कुल भी कटिंग ना करें, कटिंग करने से बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है, नंबर तो नहीं कटते कटिंग से, लेकिन कोशिश करें कि जितना बचा जा सके इससे बचा करें, कटिंग बिल्कुल ना किया करें। अब हम बात करते हैं कि आपका जो 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कंपल्सरी सवाल होता है, जिसको आप थ्योरम वाला या मसले वाला सवाल भी कहते हैं, उसको कैसे सोल्व करना चाहिए। उसको सोल्व करने के लिए आपने सबसे पहले जो थ्योरम होता है उसकी आपने डायग्राम बनानी है और जो डायग्राम है वो आपने लेड पेंसिल के साथ बनानी है। लेड पेंसिल से बनाने के बाद आपने उसको अच्छी तरह देखना है कि आपकी जो डायग्राम है वो बिल्कुल ठीक है, जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना डिस्टेंस यहाँ पे है, ये वाला फासला और ये फासला बराबर हो। फिर उसके बाद ये दोनों लाइनें बिल्कुल बराबर हो, इस लाइन का इस सर्कल से और इस लाइन का इस सर्कल की लाइन से दोनों का फासला क्या हो, बराबर हो, और इसका जो सेंटर है वो दरमियान होना चाहिए। अगर आपकी फिगर ठीक है तो फिर आपको जो थ्योरम में पूरे 8 नंबर मिलते हैं, क्योंकि मैं खुद बोर्ड के पेपर चेक करता हूँ, हमें वहाँ पर यह इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अगर बच्चे के थ्योरम की फिगर गलत हो तो बच्चे का बाकी सारा मसला बिल्कुल सही भी लिखा हो तो उस बच्चे को 0 नंबर देना है, और अगर बच्चे का फिगर ठीक है और बाकी मसला भी ठीक है फिर उसको 8 नंबर देने हैं, और अगर फिगर ठीक है बाकी मसले में कुछ गलतियां हैं तो फिर जो फिगर होती है इसका सिर्फ 1 नंबर होता है। यानी कि अगर आपकी फिगर गलत है तो सारा मसला गलत है, और अगर फिगर ठीक है तो फिगर का सिर्फ 1 नंबर होता है, और बाकी सारा जो थ्योरम होता है उसके स्टेप बाय स्टेप नंबर होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह होते हैं। आपकी जो फिगर होती है 1 नंबर इसका होता है, गिवन डाटा का भी 1 ही नंबर होता है, 2 नंबर हो गए। इसके बाद जो रिक्वायर्ड उसने पूछा होता है 1 ही नंबर इसका होता है, 3 नंबर। कंस्ट्रक्शन का भी 1 नंबर होता है, 4, और बाकी जो आपके 4 नंबर होते हैं वो आपके
प्रूफ जिसमें आपकी स्टेटमेंट्स और रीज़न आती हैं, 2 नंबर स्टेटमेंट्स के होते हैं और 2 ही नंबर रीज़न के होते हैं। यानी कि ये दोनों मिला के आपके फिर जाके पूरे जो हैं 8 नंबर बनते हैं। तो देखें आपने उसने जो रीज़न लिखी हैं कितनी अच्छी तरह क्लियर बाय क्लियर स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई हैं कि यहाँ पे पता चल रहा है, पहले स्टेटमेंट लिखी है, फिर रीज़न, रीज़न के बाद जो चीज़ उसने यहाँ पे की है उसके साथ उसने रीज़न बताई है, कोई कटिंग नहीं की हुई, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है डिटेल के साथ, ताकि चेकर को कोई भी मुश्किल ना हो। और इस तरह जब बच्चे ने पेपर किया हो तो चेकर जो होता है वो पूरा पेपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ता होता, उसको बच्चे की जो थ्योरम होता है उसकी फिगर देख के और उसका जो अटैम्प्ट करने का तरीका देख के पता चल जाता है कि इस बच्चे को वाकई पेपर आता है। फिर वो बस स्टार्ट से थोड़ा बहुत देख के बाकी जो ऐसे करके आपको पूरे जो है वो 8 नंबर दे देता है। इसी तरह एक और थ्योरम है, वो भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। आपका जो एक नेक्स्ट चैप्टर का थ्योरम होता है उसको भी बिल्कुल ऐसे किया हुआ है। सबसे पहले उसकी जो फिगर होती है लेड पेंसिल के साथ आपने बनानी है और आपने फिगर पे बार बार फोकस करना है कि आपकी जो पेपर की फिगर है, सॉरी थ्योरम की जो फिगर है वो आपको एग्जैक्ट बनानी आती है, उसमें किसी किस्म की गलती ना हो। और वो कब आएगी? जब आप उसको प्रकार पेंसिल और स्केल के साथ बार बार प्रैक्टिस करेंगे। उसी तरह बिल्कुल आपने गिवन लिखना है, 1 नंबर इसका, 1 नंबर आपकी फिगर का, फिर उसके बाद जो आपने प्रूफ करना होता है 1 नंबर इसका होता है, 1 नंबर कंस्ट्रक्शन का होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपने उसकी जो स्टेटमेंट देनी होती है, रीज़न देनी होती है, 2 नंबर इसके होते हैं, 2 ही नंबर इसके होते हैं। जब आप इस तरह यकीन करें थ्योरम करते हैं तो फिर आपको इंशाअल्लाह ताला उसमें जो नंबर है काटने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं होते। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके पूरे 75 ओवर 75 नंबर जो है आसानी के साथ आ सकते हैं। तो ये था आपका 10th क्लास का मैथ का एक मुकम्मल सोल पेपर कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे करना है, कितनी लाइनों पर करना है, कितने स्टेप्स में करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे करना है, और अगर पेपर में थ्योरम वाला सवाल आ जाए तो उसको कैसे करना है। तो इसके अलावा अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, पेपर पैटर्न के मतलब किसी किस्म का सवाल हो, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।